की रणनीति है, किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि जो विकास है उसे और रफ्तार दी जा सके, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम बातचीत करेंगे। मैं मंच पर बुलाऊंगा मेरे सहयोगी मुकेश राजपूत जी को और हमारे खास मेहमान जिनको मैं मंच पर बुलाऊंगा मिस्टर राजेश नागर जी, मिनिस्टर ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेश नागर जी का। नागर साहब आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और नागर साहब कैबिनेट मंत्री हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन अगर इनकी तारीफ में मैं कुछ कहूं तो ये अपनी कमिटमेंट के पक्के हैं। जब भी हम प्रोग्राम करते हैं, जब भी हमने बुलाया है, एक बार तो इनको दिल्ली बुलाया तब वैष्णो देवी में थे, अपनी कमिटमेंट के चलते ये सही टाइम पे पहुंचे और हम हमेशा टाइम को लेकर गड़बड़ करते हैं, इसके लिए हम पहले ही आपसे माफी मांग लेते हैं। इनके आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लगे हुए हैं, लेकिन हम आपसे इत्मीनान से बात करेंगे, अब आगे का देखा जाएगा जो होगा। तो नागर साहब, कैसी चल रही है सरकार? देखो, हरियाणा का अगर हम इतिहास उठाकर देखें, हरियाणा की हिस्ट्री में जब से हरियाणा बना है, तीसरी बार किसी भी सरकार ने रिपीट नहीं किया। तीसरी बार कोई सरकार आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का जो विजन, एक सोच, एक नियत, एक नीति जो थी, जो एक सरल स्वभाव जो उनका था, लोगों से जुड़ाव जो उनका था, उसकी वजह से हमारी प्रदेश में तीसरी बार सरकार आई है। विपक्ष ने तो एक ऐसा माहौल बना दिया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, और उस माहौल के बीच हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से, पहले से ज्यादा 2019 में जो हमारी सीटें थी उससे ज्यादा बहुमत से हम आए। तो ये जनता का प्यार, आशीर्वाद है जो हमें तीसरी बार हरियाणा में। जिस हिसाब से आप लोग चले हुए हैं और जिस हिसाब से विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है, भारतीय जनता पार्टी ही आ रही है। कोई जितना मर्जी जीत रहा हो, लेकिन अंत में जीतती भारतीय जनता पार्टी है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि वोट चाहे आप कांग्रेस को डाल लो, आपको डाल लो, अकाली को डाल लो, जाता तो बीजेपी को ही है। देखो, जब ये लोग हिमाचल में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, कर्नाटक में जीत जाते हैं, केरला में जीत जाते हैं, तेलंगाना में जीत जाते हैं, तो पंजाब में जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, और कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम गलत होती है। कल ही की बात अगर हम करें, कल एक डिबेट, जो बहस, एक प्रस्ताव हमारे तरफ से रखा गया, उसको जो इन्होंने एक माहौल बना रखा है, वोट चोर और वोट चोरी का, उसको एक लिए हमने एक डिबेट जो रखी, बहस रखी, उसको बीच में ही छोड़कर ये लोग चले गए। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर हम बात करें, जो प्रस्ताव ये लेकर आए, उसको भी बीच में छोड़ के चले गए। आज जनता ने इनका असली चेहरा जो है देख लिया है, और आज विपक्ष नाम की चीज पूरे प्रदेश में, और हम अगर देश की बात करें, चाहे बिहार के चुनावों की बात करें, 6 पर ये लोग सिमट गए। उससे पहले भी जो महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, फिर हरियाणा की बात करें, तो आज चारों तरफ अगर कोई बात है तो भारतीय जनता पार्टी की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन, एक सोच हमें दी है, एक कि भाई 2047 तक जब 100 साल हमारी आजादी को, इंडिपेंडेंट को हो जाएंगे, तो एक विकसित भारत बने, उसी को लेकर आज हमारी सारी सरकारें, हमारी प्रदेश की सरकार भी चल रही है। और आज जो एक विजन हमें, सपना हमें जो दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसको पूरा करने के लिए सब हमारे 140 करोड़ की जनता
उनके साथ है, उनके साथ खड़ी है। हम लगातार अगर बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है अब कौन से नंबर पे पहुंच गई है? अब चौथे नंबर पर हैं। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी तो हम 11वें नंबर पर थे। आज हम चौथे नंबर पर हैं और जिस तेजी से, जिस गति से, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जल्दी आने वाले सालों में हम पहले 3 पर आ जाएंगे, जिस गति से हम चल रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुन के कि हमारा जो देश की अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर पर पहुंच गई है। लेकिन उसी देश में जब 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त में राशन बांटना पड़े, क्योंकि खाद्य वितरण प्रणाली के आप मंत्री हैं, तब आपको कैसा लगता है कि देश का क्या वाकई इतना विकास हो रहा है जितना हम देख पा रहे हैं या दिखा रहे हैं? चौथे लेवल की अर्थव्यवस्था, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में खाना दे रहे हैं, क्यों? 2019 में जब एक महामारी, एक कोविड नाम की बीमारी पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में आई, तो उसी समय जो हमारे लोग जो उस समय काम नहीं कर पा रहे थे या उनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, जो कोविड की वजह से जिनका हमारी पूरी जो इंडस्ट्रीज है या और व्यापार और काम धंधे जो बंद हो गए थे, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने का एक पहल स्टार्ट की, जिससे कोई लोग भूखा ना रहे, भूखा की वजह से उनका कोई मौत ना हो। इसलिए 80 करोड़ लोगों को उस टाइम उन्होंने राशन वितरण करने का एक निश्चय लिया और वो पहल फिर चलते चलते अभी चलती आ रही है। उसको फिर आगे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। पर आप अभी मैं बात करूं, जो एक सर्वे आया था कि 25 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरह से ये जो बात थी ये कोविड के टाइम स्टार्ट की गई थी, ना कि कोई इसका और कोई कारण था। जी, ये जो गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं लोग, ये अक्सर जो विपक्ष है ये वो लोग आ जाते हैं जो लोग आपके वोटर्स नहीं हैं, जिनका संबंध या तो किसी दूसरे धर्म के साथ है या किसी दूसरे पार्टी के लोग हैं। उनको आप गरीबी की रेखा से निकालने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। हरियाणा में ये आरोप आपके डिपार्टमेंट पे भी लगा कि ऐसे लोगों के आपने नाम काट दिए जो आपके समर्थक नहीं थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान एक समान है। और रही बात कार्डों की, आपने जो बात करी पीपीएल कार्डों की, मैं अगर आपको की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 2022 अगस्त तक इसकी संख्या 22 लाख के करीब थी। 2022 अगस्त तक 22 लाख की संख्या थी और 2023 तक इसकी संख्या 40 लाख हो गई थी। तो जो चुनाव 22 और 23 में कोई चुनाव नहीं थे, फिर भी इसकी संख्या बढ़ी, क्योंकि इसकी आय हमने और प्रदेशों के मुकाबले 1,20,000 को बढ़ाकर हमने 1,80,000 कर दिया था। जो 60,000 का जो इसमें जो गैप था उसकी वजह से ये कार्ड बने। और उसके बाद भी मैं अगर बात करूं, ये इसकी संख्या 2024 तक 51 लाख के करीब, 51 लाख समथिंग कुछ थी जब चुनाव हुए, हमारी सरकार बनी। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं 2025 में जब चुनाव हमारे हो चुके थे, सरकार हमारी बन चुकी थी, उसके बाद तक भी ये संख्या 52.5 लाख तक पहुंची। जो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई ये जो राशन कार्ड है जब चुनाव थे जब बढ़ा दिए गए और उसके बाद काट दिए गए, तो इस तरह की निर्धार बातें जो ये कर रहे हैं उसमें कोई तत्व नहीं है। मैंने सारी फिगर्स आपको बताई। जब चुनाव नहीं थे 22 में 23 में, जब भी इसकी संख्या बढ़ी और बहुत ज्यादा 14 लाख के करीब इसकी संख्या बढ़ी, और जब चुनाव आए जब खाली 2-3 लाख के करीब बढ़ी, और चुनाव के बाद तक भी 2025 तक भी ये संख्या बढ़ी। उसके बाद विपक्ष ने विधानसभा में ही क्वेश्चन उठाया था कि भाई ये
किस तरह से ये कार्ड इतने बनाए गए, क्योंकि जब कार्ड नहीं बन रहे थे तो विपक्ष ने बोला कि भाई ये बीपीएल कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है और इसको सही, इसमें कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसको बीपीएल कार्ड सबके बन जाए। तो उसके लिए हम सेल्फ डिक्लेरेशन हमने किया कि भी सेल्फ जो डिक्लेयर करेगा, हमने अपनी जनता के ऊपर विश्वास दिखाया और हमारी जनता के ऊपर विश्वास दिखाते हुए हमने सेल्फ डिक्लेरेशन जिन्होंने भी किया उनके सबके हमने कार्ड बना दिए। जी, मतलब नागर साहब या कहें कि नायब सिंह सैनी साहब की सरकार कभी कभी विपक्ष की बात भी सुन लेती है। नहीं, देखो हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी ने सोचा है, एक हमें बोला है, आदेश दिए हैं कि भी कोई भी आदमी हरियाणा का भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। उनको जो भी उपभोक्ता है, जो पात्र है, जो हमारे राशन लेने वाले लोग हैं, उनको समय पर और पूरा राशन मिले, उसी के तहत हमारी सरकार, हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। क्योंकि नायब सैनी जी ने हमें सख्त निर्देश दिए हैं कि भाई किसी को भी जो पात्र है उसका पूरा राशन और पूरा समय पे मिले और पूरा राशन मिले। अभी क्योंकि आप फरीदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और आजकल मुद्दा गर्म है अरावली का, वो पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगी उसको अरावली नहीं माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकारें थी तो अशोक गहलोत भी शायद इसके पक्ष में रहते थे, कभी कभी कांग्रेस भी पक्ष में रहती थी। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आज लगता है कि जो देश का विपक्ष है या पर्यावरण प्रेमी है वो सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। अरावली क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात 600 से ऊपर किलोमीटर की है, तो आप भी उसी एरिया से ताल्लुक रखते हैं, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? खनन माफियाओं को खुला पटा दे देना चाहिए या अरावली को बचाना चाहिए? देखो, ये कोर्ट का एक फैसला है, न्यायालय का फैसला है और इसमें अगर मैं बोलूं या सरकार बोले ये उचित नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। इसमें जो भी और हम कुछ अपनी सरकार की तरफ से या अपनी तरफ से कुछ रखेंगे तो हमें भी न्यायालय में ही जाना पड़ेगा और न्यायालय के फैसले को जो भी होगा हम सम्मान करते हैं उसका। और आगे जो भी इसमें हमने इसके अगेंस्ट कुछ हमने कोर्ट में अगर जाना है तो उसमें कोर्ट में अपनी बात, अपना पक्ष हम रखेंगे। जी, दूसरा जो इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके इलाके से ही है, क्योंकि एनसीआर में आप आते हैं, राजधानी के बिल्कुल करीब है फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, और वहां पर जो इस वक्त पॉल्यूशन चल रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो उस लेवल पे पहुंच गया है कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मशीन है वो ही उनको मापने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 500 तक का ही आंकड़ा होता है, उसके बाद 500 आता है, कुछ लोग कहते हैं कि 900 तक का आता है। और मशीनों के आसपास आरोप लग रहा है आपकी दिल्ली सरकार पर कि उसके आसपास आप ट्रक घुमाते रहते फुहारे वाले, ताकि AQI लेवल कम दिखाई दे। कई बार तो मैं देख रहा हूं कि चंडीगढ़ का जो AQI लेवल है वो दिल्ली से ज्यादा दिख रहा है, जो सच नहीं लगता है। कैसे करेंगे पर्यावरण को नियंत्रित? इस बार तो पराली वाला जिन भी बाहर नहीं आया। देखो, इसके लिए हम सब की जिम्मेवारी बनती है। आज एनसीआर की अगर हम बात करें, जो कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रही है उसका एक मेन कारण वो भी है, इंडस्ट्री भी एक कारण है, व्हीकल जो गाड़ियां चल रही हैं वो भी एक कारण है। इसी सबको लेते हुए एनसीआर का जो पॉल्यूशन लेवल है वो कंपेरेटिवली और सिटीज की बात करें, चाहे चंडीगढ़ की या और सिटीज की, वो ज्यादा रहता है, ज्यादा है। उसके लिए हम सबको आगे आना होगा। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम कैसे रोकें, कैसे कंट्रोल करें, चाहे पूलिंग करके गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करें, जब जरूरत हो जब ही बाहर जाएं तो गवर्नमेंट व्हीकल का इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्शन पे कुछ समय के लिए जब तक ये लेवल ज्यादा है उसकी पूरी तरह से इसको रोक लग जाए, हम कोई कंस्ट्रक्शन ना करें, इस तरह से ही हम इस को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो भी अवेयरनेस हमारे ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हमारी आती है, डायरेक्शंस
हमारे ऊपर से आती हैं उनको सबको हम फॉलो करें, फॉलो करने के बाद ही हम इस पे एक चेक या रोक या इसको कम कर पाएंगे। जो दर्शक इस वक्त आपको मंच के सामने से देख रहे हैं या न्यूज 18 नेटवर्क के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अंत में जो आपकी सरकार है, आपकी जो पार्टी है, जो आपकी विचारधारा है, उनकी लोगों से क्या अपेक्षा है और आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं? अंतिम सवाल है ये। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य हमें जो दिया है 2047 तक, जो हमारा पुराना गौरव था, जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, विकसित भारत हमारा बने, उसमें सभी 140 करोड़ लोगों की आहुति, उनका सहयोग हमें चाहिए, जिससे कि हम लोग सब इसमें सहयोग करें, अपनी आहुति डालें और जो लक्ष्य हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है विकसित भारत का, उसको पूरा करें, हासिल करें। उसके लिए सभी से अपील भी है, क्योंकि हमारा भारत, हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 65% से ज्यादा हमारे युवा हैं और युवा हमारा आने वाला भविष्य है, हमारा आने वाला फ्यूचर है और वो लोग और सब हमारे 140 करोड़ जनता जो हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसको पूरा करें। आप हमारे न्यूज 18 के इस खास मंच शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा में आए और समय समय पर हम आपको तकलीफ देते रहते हैं, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं भविष्य में भी हम करते रहेंगे, आपसे इसी तरीके से खट्टे मीठे सवालात पूछते रहेंगे और आप उनका ईमानदारी से जवाब देंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नागर साहब। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं मंच पर बुलाऊंगा सबसे पहले तो हमारे जो मेहमान हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। गौरव शुक्ला, एडिटर न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। करनाल की मेयर रेणु बालाजी मंच पर आए और हमारे जो मेहमान हैं उन्हें सम्मानित करने में सहयोग करें। जगमीत जम्मू जी, रीजनल हेड नेटवर्क 18। अब समय आ गया है हमारे सभी मेहमानों को सम्मानित करने का। काफी इंतजार के बाद आखिर अब मैं सभी को आमंत्रित करूंगा, एक एक करके सभी को स्टेज पर बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अंशुल कंबोज जी को, कृपया वो मंच पर आए। अंशुल कंबोज एक बहुत बड़ा नाम है आज की डेट में, भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके कोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियों के बीच अंशुल खुद आ रहे थे लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उनको जाना पड़ा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए। हमारे अगले मेहमान है डॉक्टर रोहित लांबा, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल, मानेसर, हरियाणा। मैं हमारे अगले मेहमान को स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। गंगाराम पुनिया, आईपीएस, एसपी करनाल। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर एमएस गुप्ता, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, राफेल्स हॉस्पिटल, पंचकुला, हरियाणा। हमारे अगले मेहमान प्रगट सिंह, कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रगट सिंह का। तालियों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। ये वो नाम है जिनकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, शाइनिंग स्टार्स हैं हरियाणा के। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर अनुराग शर्मा, डायरेक्टर सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स,
नॉर्थ कैंपस मकसूदा जालंधर। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे अगले मेहमान सुमित नरवाल का। क्रिकेटर रहे हैं, अब कमेंट्री करते हैं हरियाणवी में, वो भी आईपीएल और इंडिया के मैच में, और ओएनजीसी के लिए जॉब कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुमित नरवाल। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपना आशियाना से मिस्टर राजकुमार अरोड़ा जी, मंच पर आए। अपना आशियाना एक संस्था है जो बेसहारा, दिव्यांग और लापता लावारिस लोगों की मदद करती है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करती है, उनकी देखभाल करती है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान तो बनता है। मैं मंच पर बुलाऊंगा हमारे अगले मेहमान डॉक्टर रवि सहोता जी को, चीफ एंड हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम, हरियाणा। अब मेरे आखिरी मेहमान को मैं स्टेज पर बुलाऊंगा, मिस्टर अभिषेक सेठी, डायरेक्टर, यूनिकाउंसिल एजुकेशन नेटवर्क। सॉरी, और हमारे एक मेहमान रह गए, माफी चाहूंगा, डॉक्टर एम.एस. गुप्ता, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, राफेल्स हॉस्पिटल, पंचकुला, हरियाणा। एम.एस. गुप्ता जी, हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सबके सहयोग से ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और आज के इस मंच से हमने हरियाणा के शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, राजनीति, उद्योग, अध्यात्म, हर क्षेत्र के शाइनिंग स्टार्स को सम्मानित किया है। न्यूज 18 हरियाणा की ओर से सभी अतिथियों, वक्ताओं, दर्शकों और हमारे पार्टनर्स जिनके सहयोग से हम यहाँ पहुंचे हैं, शाइनिंग स्टार्स ऑफ हरियाणा, पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, को पावर्ड बाय लिबर्टी शूज लिमिटेड एंड सिटी यूनिवर्सिटी, बैंकिंग पार्टनर HDFC बैंक, एसोसिएट पार्टनर्स सुख सेवा सिमरन ट्रस्ट, OPS इंटरनेशनल स्कूल करनाल, जेनेसिस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, जी लैबोरेटरीज लिमिटेड, नारायणा स्कूल करनाल, एग्री किंग ट्रैक्टर्स,
and growth of temple. Our event partner, UniCouncil Education Network. सभी का इस कार्यक्रम को और भी खास और शानदार बनाने के लिए धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को न सिर्फ गरिमा दी, बल्कि इस पूरी तरह से सार्थक भी बनाया, और आगे भी इसी विश्वास के साथ कि हरियाणा निरंतर प्रगति करता रहेगा। धन्यवाद।